नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर लोक भारती हिंदी। आज इस पाठ में हम कक्षा 10वीं का यह पाठ तीसरा पाठ है, जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द यह जो पाठ है, यह पाठ घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। और घनश्याम अग्रवाल जी एक जाने माने व्यंग्य लेखक हैं। इनका परिचय हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया है। संक्षेप में इनसे परिचित होते हैं। इनका जन्म सन 1942 महाराष्ट्र के अकोला में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के है ये सबसे बड़ी गौरव की बात है हमारे महाराष्ट्र के लिए। और ये जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, अपने अध्ययन काल में जब वो पढ़ाई करते थे, स्कूल में जाते थे, महाविद्यालय में जाते थे, तभी से उनकी ये लेखन की कला विकसित हुई है। ये इनकी विशेषताएं हैं। तब से वो लेखन करते आ रहे हैं। और ये लेखन भी देखिए, अपने आसपास की कई घटनाओं को देखकर उस पर विचार करके उन्होंने व्यंग्य में यह लेखन परिवर्तित किया है। व्यंग्य यानी हास्य, हंसी। मनुष्य के जीवन में हास्य या हंसी बहुत ज़रूरी होती है। इस हंसी का अपना ही एक महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो काम गुस्से से नहीं होता, क्रोध से नहीं होता, वही काम हंसी के द्वारा भी होता है। इसके बारे में एक प्रसंग ऐसा बताया जाता है, मैं हमेशा बताता हूँ अपने बच्चों को। एक बार क्या हुआ, एक गली में एक गधे की मृत्यु हुई। गधा, लावारिस लाश। और पहले दिन तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2 दिन के बाद इसकी परेशानी शुरू हुई। परेशानी भी कौन सी? दुर्गंध फैलना शुरू हुई। और जब दुर्गंध फैलनी शुरू हुई तो मोहल्ले के सारे लोग परेशान हुए कि अरे भाई अब क्या करें, इस लाश को उठाकर बाहर, नगर के बाहर जाकर कौन डाल देगा, प्रश्न था। और ऐसी गंदी चीज़ को कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। और तब उन्होंने नगर पालिका में फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बता दिया कि अरे भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर एक गधे की लाश पड़ी है, अगर आपके कर्मचारी है तो यहाँ पर आइए और इस लाश को लेकर जाइए। लेकिन कर्मचारी भी यह काम नहीं करना चाहते थे। आप तो जानते ही हैं कि ये कर्मचारी कैसे होते हैं। तो कर्मचारियों ने इनकी बात नहीं सुनी। अब क्या करें? तो इनके पड़ोस वाली गली में पूल देशपांडे जी रहते थे। उनसे मिलने के लिए चले गए। लेखक हैं, शायद इनकी कोई जान पहचान हो और इनकी जान पहचान के कारण वह काम आसान हो जाए, तुरंत हो जाए। इसलिए ये सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर उनके पास चले गए और उनसे ये अपनी परेशानी बता दी कि भाई साहब देखो, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम, समस्या हो गई है और हम इसे निपटाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप कुछ बता दें, आप इतने बड़े लेखक हो, अगर आप कुछ बता दो तो शायद हमारा काम हो जाएगा और इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। पूल देशपांडे जी ने कहा ठीक है, मैं प्रयत्न करके देखता हूँ। जान पहचान वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करके देखता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद एक कर्मचारी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने बता दिया कि अरे भाई मैं पूल देशपांडे बोल रहा हूँ, मेरा पता ये है और एक परेशानी थी वो मैं बताना चाहता था। कर्मचारी ने नाम सुनने के बाद पूछा, पूल देशपांडे, आप वही पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे हो ना, एक बड़े लेखक और वो भी हास्य लेखक? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो मेरी एक विनती है आपसे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, गधे की मृत्यु हो चुकी है और आप आ जाइए जल्दी से। तो इस कर्मचारी ने सोचा कि अरे इतना बड़ा लेखक है, चलो थोड़ा सा घुमाते हैं इनको। तो कर्मचारी ने उत्तर दिया कि भाई साहब देखिए, हम यहाँ पर नहीं आ सकते और कई बार यहाँ पर फ़ोन आया था इस गधे की लाश के बारे में, आप अपने स्तर पर आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, हम वहाँ पर नहीं आएंगे। और तब पूल देशपांडे जी यहाँ पर गुस्से में बात कर सकते थे, लेकिन वो एक हास्य लेखक थे। उन्होंने बड़े हंसते हुए, बड़े प्यार से हंसते हुए उत्तर दिया कि देखिए भाई साहब, ये गधे की मृत्यु हुई है, मैं हिंदू धर्म का हूँ और हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो
उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताना हमारा धर्म होता है, कर्तव्य होता है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। बस इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। और इसका असर क्या हुआ दोस्तों, 10 मिनट के अंदर वहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आ गई और गधे की लाश को लेकर चली भी गई। यानी जो काम गुस्से से नहीं होता वही काम कभी कभी ये हंसी मजाक भी किया करता है। और ये जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, ये भी एक बड़े ही अपने आसपास की घटनाओं को देखकर उस पर उन्होंने लेखन किया है। और यह लेखन जो है एक, जिसे हम कहते हैं कि धारदार व्यंग्य में उसे ढालकर लिखने की क्षमता, विशेषता इनके लेखन में पाई जाती है। इसके अलावा हास्य व्यंग्य कवि के रूप में उन्होंने अखिल भारतीय मंच पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और वो बड़े प्रसिद्ध हैं। ऐसे ये घनश्याम अग्रवाल जी, इन्होंने यह कहानी लिखी है जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। अब इनके लेखन के बारे में देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह हंसी घर के आईने, यह हास्य व्यंग्य लेखक किताब है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, यह हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, यह लघु कथा संग्रह है। ये लेखन, ये प्रमुख कृतियाँ उनकी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए इस पाठ के संबंधी, यह जो पाठ है वाह रे हमदर्द, इस पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे पाठ्य पुस्तक में दी है, इसको भी हम देखेंगे। यह जो निबंध है, इस निबंध में एक दुर्घटना के माध्यम से बड़े रोचक ढंग से लेखक ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। हमदर्दी, दूसरों की पीड़ा में हम शामिल होते हैं, उसके साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और ये हमदर्दी हम दूसरों से दिखाते हैं, लेकिन यही हमदर्दी पीड़ादायी कैसे बन जाती है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर इस कहानी में, इस निबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है। देखते हैं, बड़े रोचक ढंग से यह पाठ, यह निबंध उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखते हैं इस पाठ को। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। उस दिन क्या हुआ, लेखक पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनने के लिए गए थे। और भाषण सुनकर, अब ये पूंजीवाद और समाजवाद, इसमें देखिए पूंजीवाद यानी जो अमीर लोग हैं उनका वर्ग अलग है, जो गरीब लोग हैं उनका वर्ग अलग है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अमीरी और गरीबी कैसे कम हो सकती है, इसके बारे में उस भाषण में कई विचार उन्होंने सुने। और विचार सुनकर वापस आ रहे थे अपने साइकिल पर सवार होकर। एक लेखक जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, ऐसे लेखक अपनी साइकिल जैसी सवारी पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे और सामने से एक कार आ रही थी, गाड़ी आ रही थी। साइकिल गरीब व्यक्ति और कार यानी बड़ी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। और इस तरह से इस भाषण का, पूंजीवाद और समाजवाद, इस भाषण का जो बातें उनके दिमाग में थी, शायद ये बातें इस साइकिल ने भी सोची थी और ये बातें शायद कार को भी मालूम थी। जैसे ही वो दोनों करीब आ गए, साइकिल और कार, तब इनको गुस्सा आया। एक दूसरे से नफरत करते थे वह, और विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा यानी नफरत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़ गए, यानी टकरा गई। और टकराने के बाद क्या हुआ,
खाम खाह बेवजह बिना किसी कारण के लेखक को ऐसा लगता है कि मैंने उनके झगड़े में टांग अड़ाई, और जिसका नतीजा क्या हुआ, लेखक की टांग टूट गई। और टांग टूटने के बाद जब ऐसी कोई दुर्घटना रास्ते पर होती है तो यहाँ पर लोग इंसानियत दिखाने के लिए, मानवता दिखाने के लिए करीब आते हैं, पूछताछ करते हैं, जिसे चोट आई है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, डॉक्टर को बुलाना है, ये सारे काम करते हैं। और इंसानियत आज भी कायम है, इसलिए दुर्घटना के बाद लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और इसकी तरफ, इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर सभी आ गए। आगे देखिए, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब देखिए, आंख खुली, जब ये दुर्घटना हुई उस समय यह दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी कि लेखक के होश उड़ गए, वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद लोगों ने क्या किया, उनको उठाया, अस्पताल में भर्ती किया। जैसे ही वो होश में आ गए तब इन्होंने देखा कि अपने चारों तरफ कई परिचित थे तो कई अपरिचित थे, जाने पहचाने थे, कई अनजान थे। ऐसे चेहरे उन्होंने देखे और उनके चेहरे पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई, चलो कम से कम इसे होश में तो आ गए। और लेखक ने कराहते, क्योंकि दर्द हो रहा था ना, पैर की हड्डी टूटी थी, तो उन्होंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब ये अस्पताल है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, उपचार भी हुए हैं और बाद में वो होश में आते हैं। और तब ये सारे चिर परिचित लोग, उनमें से एक चेहरा क्या उत्तर देता है, देखिए, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। उसमें से एक चेहरा, एक व्यक्ति ऐसा था कि जैसे उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तब इस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपकी दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, इसमें आपका एक पैर जो था वह फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, जो इलाज करना था वह इलाज कर दिया है और अब घबराने की कोई चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। और ऐसा लगा कि वो बताने के लिए शायद वो वहाँ पर रुका हुआ था। और तब लेखक ने अपनी टांगों की तरफ देखा, एक टांग सही सलामत अपनी जगह पर थी और दूसरी टांग एक स्टैंड पर उसे ऐसे ऊपर लटका दिया था और दूसरी तरफ उसको एक थैली के सहारे वह लटक रही थी, थैली लटक रही थी और ऊपर ये टांग ऐसे करके उनको लिटाया था। और तब लेखक, एक हाथ से लेखक होने के कारण इस परेशानी में भी अपनी आदत से बाज नहीं आते। वो कहते हैं, और तब मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा पैदा हुआ, टांग का टूटना, और इसका अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अस्पताल एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन लेखक कहता है कि टांग टूटना, इसका मतलब अस्पताल में कुछ रहना मजबूरी से, मजबूरी थी ना, घर तो नहीं जा सकते थे, टांग का ठीक होना ज़रूरी था और इसीलिए टांग का टूटना, अस्पताल में कुछ दिन रहना। आगे देखते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना
दुर्घटना। अब देखिए, लेखक जो है, लेखक को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन सार्वजनिक इस शब्द से वो बड़े डरते हैं। सार्वजनिक अस्पताल, शासन के द्वारा चलाए जाने वाले जो अस्पताल होते हैं, जो सबके लिए खुले रहते हैं, ऐसे अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि ये सार्वजनिक अस्पताल कैसे होते थे। मैं भूतकाल के बारे में बातें कर रहा हूँ, कैसे होते थे। उसमें न तो स्वच्छता हुआ करती थी, न ही डॉक्टर समय पर आते थे, और ना ही उपचार ठीक तरह से होते थे। और इसीलिए आज भी देखिए, आज भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद दवाई लेने के लिए हम सार्वजनिक अस्पताल में बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, अस्पताल होते हैं, वहाँ पर जाकर हम वहाँ से पैसे ज़्यादा देकर वो दवाई लेकर आते हैं। यानी सार्वजनिक अस्पताल पर हमारा इतना गहरा विश्वास नहीं है। और तब लेखक वैसे कहता है कि वैसे अस्पताल यह वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, लेकिन उसके साथ अगर सार्वजनिक शब्द लगा दिया तो मान लो आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया। यानी जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऐसा एक अनुभव लेखक को था, इसीलिए उन्होंने ऐसा बता दिया कि आत्मा को परमात्मा से मिलने का समय अब आ गया है। और तब लेखक ऐसा सोचता है कि मेरी टांग टूटी है, यह एकमात्र घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करा दिया, यह सबसे बड़ी बुरी घटना है, दुर्घटना है। यानी सार्वजनिक अस्पताल से लेखक इतना डरते थे और इनको सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब देखिए, यहाँ पर लेखक जो टूटी हुई टांग थी, इसकी ज़्यादा फिक्र चिंता उनको नहीं थी। तो इनको चिंता किस बात की थी? हमदर्दी, सहानुभूति जताने के लिए लोग जो अस्पताल में आएंगे, उनकी फिक्र उनको ज़्यादा थी। क्यों? अरे क्यों भाई, अगर हम बीमार हैं, बीमार के समय उस मरीज को ज़रूरत होती है किसकी? आराम करने की। लेकिन ये जो हमदर्दी जताने वाले लोग होते हैं, वह कभी भी देखने के लिए अस्पताल में आते हैं और मरीज को आराम करने से रोकते हैं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि मुझे अपनी टांग की फिक्र नहीं थी, चिंता नहीं थी, जितनी ये हमदर्दी जताने वाले लोग मिलने के लिए आएंगे उनकी चिंता हो रही थी, इनसे परेशानी हो रही थी। और इस तरह से वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के वार्ड अस्पताल में होते हैं। एक प्राइवेट वार्ड जिसे कहा जाता है, जो निजी होता है, एक कमरा दिया जाता है उस मरीज को रहने के लिए, और उनके साथ किसी एक व्यक्ति को वह वहाँ पर रह सकता है, प्राइवेट वार्ड। और दूसरा वार्ड जो होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी परेशानी करने के लिए नहीं आ सकता। उनके लिए समय होता है कि आप सुबह से 9 से लेकर 11 बजे तक इतने समय में ही अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, उसके बाद तकलीफ देने के लिए आपको इजाज़त नहीं है। जनरल वार्ड कहते हैं उसको। जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि तकलीफ देने के लिए आपको समय दिया जाता है कि इतने समय तक ही आप रुक सकते हो। लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। और इसीलिए लेखक परेशान कि अरे भाई, प्राइवेट वार्ड में रखा गया है, ये तो खुला निमंत्रण है। किस बात का? कि हे मेरे परिचितों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, आप आ जाओ, कोई बंधन नहीं है।
और इस तरह से वो क्या करेंगे, हमदर्दी भी दिखाएंगे और बदले की भावना भी यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। और जब ऐसे लोग आएंगे तो लेखक को ऐसा लगता है कि मेरी एक टांग नहीं बल्कि दोनों टांगें टूट गई हैं, इतना विचार वो करते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, और जब ये ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, अस्पताल में भर्ती किया है, तो सबसे पहले वे लोग आएंगे कि जो भूतकाल में कभी एक बार उनकी भी टांग या हड्डी टूट गई थी और लेखक उनको देखने के लिए अस्पताल में गए थे, और मन ही मन हंस भी रहे होंगे शायद कि देखो मैं ठीक ठाक हूँ लेकिन इसकी टांग टूट गई है, इसके हाथ की हड्डी टूट गई है। तो ये एहसान हुआ ना उन पर, तो ये एहसान उपकार चुकाने के लिए जब लेखक की टांग टूट गई है यह बात लोगों को पता चलती है, तो सबसे पहले ये रिश्तेदार जिनकी एक बार भूतकाल में टांग टूटी हुई थी और लेखक उन्हें देखने के लिए गया था, ये उन पर एहसान था ना, तो एहसान चुकाने के लिए वो आ गए देखने के लिए और हमदर्दी जताते थे। और हमदर्दी जताते समय उनके व्यवहार में ऐसा एक बर्ताव नजर आता था, कौन सा, देख बेटा वक्त सब पर आता है, समय सबका होता है। एक दिन मैं बीमार था, अस्पताल में था, मेरी भी हड्डी हालत ऐसी भी हुई थी और तू मुझे देखने के लिए आया था। उस समय तू मन में हंस रहा था कि चलो मैं ठीक हूँ लेकिन ये बिगड़ गया है। लेकिन आज वक्त सब पर आता है, तुझ पर भी वक्त आ गया। आज परिस्थिति क्या है, आज तू लेटा हुआ है पलंग पर और हम तुझे देखने के लिए आए हैं। तुमने जो हम पर एहसान किया था, एहसान यहाँ पर ख़त्म। ऐसा भाव लेकर वो अस्पताल में आया करते थे। अगला परिच्छेद देखिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब देखिए यहाँ पर लेखक औपचारिकता निभाने के लिए कई लोग आते हैं, सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए। उसमें से लेखक ने उस समय सोचा, उस दिन सोचा कि चलो आज कोई भी आ जाए, लेकिन मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। कोई किसी के भी आने पर जगाने पर भी मैं नहीं जागूंगा और सो जाने का नाटक करूंगा। बस ऑफिस के बड़े साहब आ गए। इन्होंने देखा कि घनश्याम अग्रवाल जी सो गए हैं, सोए हुए मरीज को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने इन्हें हिलाना शुरू कर दिया कि उठिए, अगर आपने मुझे नहीं देखा, बड़े साहब आपने अगर मुझे नहीं देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आपको देखने के लिए आया था, औपचारिकता निभाने के लिए आया था। और इसीलिए उन्होंने लेखक को पहले हिलाकर जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन लेखक ने तय किया था कि नहीं उठूंगा। और तब इन्होंने क्या किया, जहाँ पर पैर में हड्डी टूटी हुई थी वहाँ पर उन्होंने जोर से दबाया, और दबाने के बाद लेखक को दर्द हुआ और लेखक ने चीखते हुए आंखें खोली और वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। क्या ऐसी हमदर्दी जताने वाले लोग, क्या ये हमदर्दी है? जी नहीं, हमदर्दी में भी बदला लेने का कार्य यहाँ पर दिखाई देता है। और इसीलिए लेखक ऐसे हमदर्दियों से
बचना चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, यह पाठ हमने यहाँ तक देखा है। इस पाठ में बहुत बड़ा पाठ है यह, इसलिए समय की पाबंदी की तरफ भी हमें ध्यान देना है, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। और इस वाह रे हमदर्द, घनश्याम अग्रवाल जी लेखक हैं, इस बाकी के निबंध को दूसरे विभाग में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियो। अगर कोई परेशानी हो, कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।